Good morning friends, my name is Pratik and you are welcome in my channel Economics Hunters। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आपको आज हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। देखिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल आ जाती है कि सर इतने सारे डायग्राम्स हैं पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, कहाँ कौन सा डायग्राम बनेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो आज मैं आपकी उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो देखिए, हम लोग क्या है जनरली जब लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। क्या लिखते हैं हम? y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। जब भी हम इस तरीके का कोई डायग्राम लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, यहाँ पर आपका y एक्सिस होगा और यहाँ पर आपका x एक्सिस होगा। जो x एक्सिस की वैल्यूज़ हैं वो आपकी x एक्सिस पे शो होंगी और y एक्सिस की वैल्यू y एक्सिस पे शो होंगी। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली क्या है बात, ये x एक्सिस पे जो चीज़ बता रहे हैं इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं हम इसे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसे बोलते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे? डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर खुद में कोई चेंज हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो चेंज होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले चेंज पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसे y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि y एक्सिस पर जब हम शो करेंगे तो यहां पर केवल और केवल डिपेंडेंट वेरिएबल शो होंगे। y एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल शो होंगे और x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल शो होंगे। ये चीजें हमें समझने वाली बात होती है। देखिए, इसी तरीके से अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करूं और मैं यूं कहूं कि ये y एक्सिस यहां पर ही क्यों है, यहां पर x एक्सिस क्यों नहीं है और यहां पर y एक्सिस क्यों नहीं है। देखिए, ऐसा पॉसिबल है केवल एक ही कंडीशन में, अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। ये भी पॉसिबल है जब मैं क्या लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, क्योंकि यहां पर y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर आएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर आएगा। देखिए, एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात हमारे पास क्या आती है, जितने भी हमारे डायग्राम्स होते हैं ये बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जो आपके पॉजिटिवली स्लोप्ड होते हैं और एक होते हैं आपके नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। पॉजिटिव स्लोप्ड और नेगेटिव स्लोप्ड। देखिए, पॉजिटिवली स्लोप्ड डायग्राम कौन से होते हैं? देखिए, इस तरीके का डायग्राम, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड डायग्राम। और जब डायग्राम आपका इस शेप का बने इसे बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड डायग्राम। देखिए, इनमें क्या फर्क होता है। पॉजिटिवली स्लोप्ड डायग्राम क्या बताता है कि यहां पर आपका y एक्सिस भी बढ़ रहा है, साथ साथ x एक्सिस पे भी जो भी वेरिएबल है वो भी बढ़ रहा है, y वेरिएबल भी बढ़ रहा है और x वेरिएबल भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। या अगर कम भी होंगे तो दोनों सेम डायरेक्शन में कम होंगे। जब दोनों वेरिएबल के अंदर चेंज सेम डायरेक्शन में होगा उसे पॉजिटिवली स्लोप्ड डायग्राम बोलते हैं। और यहां पर आप देखिएगा, आपका एक वेरिएबल आपका कम होगा। देखिएगा इधर, आपका एक वेरिएबल अगर कम होगा तब जाके आपका दूसरा वेरिएबल आपका इंक्रीज होगा। तो जब आपके एक वेरिएबल बढ़े और दूसरा वेरिएबल घटे, इसे बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसे? नेगेटिव स्लोप्ड डायग्राम। तो इस तरीके के जब भी डायग्राम बनेंगे वो नेगेटिवली स्लोप्ड होंगे और जब दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो उसे पॉजिटिवली स्लोप्ड। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में काम होता है, यहाँ सेम डायरेक्शन में काम होता है। तो एक बात तो हमें यह समझनी जरूरी होती है कि किस डायग्राम की डायरेक्शन कैसी है। तो जनरली हमारे पास जितने भी डायग्राम बनेंगे हमारे या तो पॉजिटिवली स्लोप्ड होंगे या नेगेटिवली स्लोप्ड डायग्राम बनने वाले हैं।
दूसरी बात हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमें ये देखना होता है कि ये हम पता कैसे लगाएं किस डायग्राम का स्लोप कितना है। देखिए, स्लोप ऑफ ए डायग्राम, स्लोप ऑफ ए कर्व, ये स्लोप क्या होता है। देखिए, एक चीज समझिए कि मान लीजिए एक आपके पास ये है ए, ये है बी, तो हम देखते हैं किसके अंदर स्लोप ज़्यादा है। तो बहुत आसान तरीका है देखने का। देखिए, आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मार्बल रख दीजिए, यहाँ पर एक मार्बल रख दीजिए, जहाँ से वो मार्बल तेजी से नीचे की तरफ आए उसमें स्लोप ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ए पर ज़्यादा तेजी से नीचे आएगा। इसका मतलब स्लोप ऑफ ए is greater than slope of B. Slope of A is greater than slope of B. देखिए, अगर हम टेक्निकली बात करें तो जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप जो होता है वो टेन थीटा से शो होता है, और टेन थीटा क्या होता है आपके पास, जिसे हम बोलते हैं लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो चेंज इन परपेंडिकुलर अपॉन चेंज इन बेस। तो इसी तरीके से अगर मेरे को प्रॉपर स्लोप अगर किसी भी डायग्राम का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और हमारे पास ये कोई भी डायग्राम है ए बी, और मुझे इस पे स्लोप निकालना है, तो डेफिनेटली मेरे को इसके अंदर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स ये देखना होगा। तो स्लोप हमारे यहाँ पर किस तरीके से शो होता है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। वाई में चेंज कितना हुआ अपॉन एक्स में चेंज कितना हुआ, उतना ही इसका स्लोप होगा। दैट इज ए टेक्निकल टर्म, बट इन जनरल हम देखते ही कैसे पता लगाएं किसका स्लोप ज़्यादा है। तो उसके लिए हम लोग, अगर मेरे को टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हूं तो नॉन टेक्निकल तरीके से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, मैंने आपको वो बात बताई है। देखिए, अब क्या होता है कि कोई आपके पास डायग्राम बना हुआ है इस तरीके का, देखिएगा ध्यान से, ये आपके पास एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ वाई एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर कोई मार्बल रखी हुई है। इसका मतलब ये जहाँ है इसकी पोजीशन वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि ये आपकी कैसा है, एक हॉरिजेंटल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर स्लोप क्या हुआ, स्लोप है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और इसी तरीके से अगर मैं कोई एक डायग्राम बनाता हूं इस तरीके का, यहां आपके पास वाई एक्सिस है, यहां आपके पास एक्स एक्सिस है, और ये आपके पास वैल्यू है। यहां पर आपके पास देखिए एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। जब हम स्लोप की बात करते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स में चेंज क्या है, यहां पर जीरो, जो भी वैल्यू है वो फिक्स है। देयर इज चेंज इन एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो स्लोप जो यहां पर रखी जाएगी मार्बल, वो सीधी नीचे आ जाएगी। ये कहलाता है इनफाइनाइट स्लोप। कैसा स्लोप कहलाता है ये, इनफाइनाइट स्लोप कहलाता है। कैसा स्लोप है ये, इनफाइनाइट स्लोप है। तो इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी हम स्लोप समझाएंगे तो स्लोप बनाते वक्त ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपके पास इनफाइनाइट स्लोप है, जीरो स्लोप है, या किस तरीके का स्लोप है। डायग्राम उसी पे बेस्ड होता है। देखिए, अगर ये स्लोप आपका कैसा है, हॉरिजेंटल, मतलब आपके पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है स्लोप, तो आपके टोटल के डायग्राम अलग बन जाएंगे। ठीक है, तो ये स्लोप एक बहुत अहम भूमिका निभाता है इन डायग्राम्स में, ये डिटरमिन करने में कि कोई प्रोड्यूसर आपको मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, एक कोई भी कंज्यूमर है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। ये सारी चीजें उसके स्लोप से डिसाइड होती हैं, ये आप तय मान लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग ये समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, सर आप जो बात बोल रहे हैं आपकी बात कुछ अलग लग रही है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कुछ और ही पढ़ते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी डायग्राम होते हैं, जैसे मैं कहूँ डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, और हम जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ लिखते हैं डिमांड ऑफ एक्स, इसका मतलब ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर जो हमारे पास वैल्यू आने वाली है डिमांड ऑफ एक्स, इसका मतलब वो होनी क्या चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां क्या आना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए क्या है कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मैक्सिमम थ्योरीज चली आ रही हैं उसमें ये चीज़ हमारे क्या है, चेंज मिलती है। यहाँ एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्या मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या मिलता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके पीछे प्रमुख कारण था, इसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम मैक्सिमम थ्योरी पढ़ते हैं वो एल्फ्रेड मार्शल की हैं, एल्फ्रेड मार्शल की थ्योरीज हैं। अब इस एल्फ्रेड मार्शल ने जब इन्होंने डायग्राम्स बनाए तो डायग्राम्स बनाते वक्त इन्होंने चाहे लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी हो, चाहे यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो, चाहे डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी हो, तो जितनी भी थ्योरीज इन्होंने डेवलप की उन सब के अंदर इन्होंने इस एक्स एक्सिस पर तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल लिया और वाई एक्सिस पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया। एक्स एक्सिस पर तो कौन सा लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई एक्सिस पे कौन सा लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तब से माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली ये, क्योंकि मार्शल की डेवलप की हुई थ्योरी थी इस तरीके की सारी, तब से ये थ्योरी सारी की सारी थ्योरीज क्या फैशन में आ गई, और तब से माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम जितनी भी मैक्सिमम थ्योरीज पढ़ेंगे उन सब के अंदर हम देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, मैक्सिमम में डिपेंडेंट वेरिएबल आपका एक्स एक्सिस पर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका वाई एक्सिस पे है। बट इन एक्चुअल केस अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में, कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग इंटरव्यू पैनल में हमसे इंटरव्यू लिया जाता है, कभी भी हम जाते हैं, जैसे कोई भी आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो या इकोनॉमिक्स का कोई इंटरव्यू हो और आपसे पूछा जाए कि आपसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ आएगा, तो बच्चे को दिमाग में एक ही आती है कि साहब डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स एक्स वो वाई एक्सिस पे आता है, प्राइस ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। ये हमारे दिमाग में क्लिक करता है सबसे ज्यादा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये केवल मार्शल की डेवलप की हुई थ्योरी थी और उनके वजह से उनके जितने भी फॉलोअर्स आए उन्होंने इसको ट्रेंड बना दिया। एक्चुअलिटी में वाई एक्सिस पर हमेशा और हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल ही आता है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पढ़िए, आप उसके अलावा और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में चले जाइए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में चले जाइए, कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपके वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल ही मिलेगा और एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मिलेगा। कोई भी थ्योरी ले लीजिएगा, केवल माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, थोड़ा सा हमें ऐसा बिहेवियरिस्ट लगता है और हम लोग क्या है उससे थोड़ा सा फैमिलियर हो जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि एकदम से डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स हमारे दिमाग में क्लिक करता है। जनरली हमें उस चीज को उस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। जब भी हम सोचें कि एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा, देखिए हमारे इनिशियल स्टेज पे ही वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स हमको पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमें इनिशियल स्टेज पे ही पढ़ाया जाता है। तो ये एक्स एक्सिस को बताता है, ये वाई एक्सिस को बताता है। अब वाई एक्सिस को बताता है तो वाई एक्सिस ये क्या है, डिपेंडेंट है, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट है।
तो हमेशा जब हम थ्योरी अपनी क्लियर करेंगे कि कहाँ पर क्या आना चाहिए और हमसे कोई पूछे कि वाई एक्सिस पे क्या आना चाहिए, तो हम उसको जवाब क्या देंगे, वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए और एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आना चाहिए। ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, इतनी बात हमने समझी स्लोप क्या होता है। अब हम आपको डायग्राम्स बनाना सिखाते हैं, क्योंकि आप लोग स्लोप बनाना सीख चुके हैं। अब हम आपके डायग्राम्स पे लेकर के चलते हैं बात को। देखिए, अब हम डायग्राम पे लेकर चल रहे हैं। देखिए, एक लाइन है, याद रखिएगा, मार्जिनल is the rate of change or slope of total। ये एक टैग लाइन याद रख लीजिएगा। इसी के बिहाफ पे आपके सारे डायग्राम बनते हैं और सारी चीज़ें, सारी थ्योरीज आपकी डेवलप होती हैं। तो जब हम इसको बनाएंगे तो यहां मैं लिख रहा हूं मार्जिनल और रेट ऑफ चेंज। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ दो तरीके के रिलेशन होते हैं। या तो रिलेशन होगा पॉजिटिव रिलेशन होगा, या हमारे पास कैसा होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पॉजिटिव रिलेशन के डायग्राम, यहाँ हम बनाएंगे नेगेटिव रिलेशन की डायग्राम। देखिए, किसी भी चीज़ का जो मार्जिनल है, या तो वो कैसा हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है। मार्जिनल कैसा हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, या वो मार्जिनल कैसा हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या वो मार्जिनल कैसा हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है ना। ये आपके अलग तरीके के ये डायग्राम्स की शेप बनती हैं। देखिए, दो चीज़ों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और उसका मार्जिनल मतलब स्लोप उसका कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो पॉजिटिव रिलेशन है और स्लोप आपका डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब जो हमारे पास डायग्राम बनने वाला है वो हमारा किस तरीके किस शेप का बनेगा, इस शेप का। इसे बोलते हैं क्वासी कॉनकेव। क्या शेप बोलते हैं इसे, क्वासी कॉनकेव शेप बोली जाती है ये। देखिए, ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, ये अभी हम बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा अगर मैं डिक्रीजिंग आपका मार्जिनल है और आपके इन दो वेरिएबल्स में एक्स और वाई एक्सिस में इन्वर्स रिलेशन है, तो आपका जो डायग्राम बनने वाला है वो बनेगा आपका इस शेप का, दैट इज कॉन्वेक्स। कैसी शेप है ये, कॉन्वेक्स शेप है। अगर आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और आपके मार्जिनल कैसा है, कांस्टेंट, तो उसके अंदर आपका डायग्राम कैसा बनेगा, दैट इज पॉजिटिवली स्लोप्ड। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, 45 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है। और अगर यही चीज हमारे नेगेटिवली स्लोप्ड होगी, तो ये हमारा डायग्राम इस शेप का बनेगा। अगर रिलेशन आपका पॉजिटिव है और आपकी रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग है, तो यहाँ आपके यहाँ जो डायग्राम शेप बनेगा वो इस शेप का बनेगा, दैट इज
क्वासी कॉन्वेक्स। कौन सी शेप कहलाएगी ये? क्वासी कॉन्वेक्स। और अगर आपका रिलेशन डायग्राम में इन्वर्स है और आपकी रेट ऑफ चेंज आपकी इंक्रीजिंग है या मार्जिनल आपका इंक्रीजिंग है, तो ये शेप आपकी बनेगी इस तरीके से, दैट इज कॉनकेव। कैसी शेप बनेगी हमारे पास? ये कॉनकेव शेप बनेगी। इसका मतलब बोले हमारे सर ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, आप जितने भी टोटल यूटिलिटी का डायग्राम देखिए, टोटल यूटिलिटी के डायग्राम आपके इस शेप के मिलेंगे। उसके पीछे रीज़न है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज़ डिक्रीजिंग। मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कैसी होती है? डिक्रीजिंग। इसलिए टोटल का डायग्राम आपका इस शेप का बनता है ना, क्वासी कॉनकेव शेप। इसी वजह से, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं नेगेटिवली स्लोप की, तो नेगेटिवली स्लोप्ड में अगर क्या है, मार्जिनल आपका डिक्रीजिंग है, तो आपके जैसे होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, तो ये वाले डायग्राम कैसा बन जाता है आपके? कैसा है आपका? कॉन्वेक्स। ये डायग्राम है इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम। देखिएगा ये किसका डायग्राम बनता है हमारे पास? ये इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि उसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, उसका क्या है इंडिफरेंस कर्व का जो आपका मार्जिनल, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, वो कैसा होता है? डिक्रीजिंग होता है, इसलिए कॉन्वेक्स शेप ले जाता है। कौन सी शेप ले जाएगा ये? कॉन्वेक्स शेप ले जाएगा। इसी तरीके से जब हम डायग्राम देखेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, टोटल रिवेन्यू इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, टोटल रिवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन, उसके अंदर क्या होता है? मार्जिनल रिवेन्यू। किसकी बात कर रहे हैं? रिवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, तो मार्जिनल रिवेन्यू मतलब उसका स्लोप, टोटल रिवेन्यू का स्लोप, या टोटल रिवेन्यू में रेट ऑफ चेंज। मार्जिनल रिवेन्यू कैसा होगा? कांस्टेंट। इसलिए कैसी लाइन बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसी लाइन बनेगी बेटा? स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों? टोटल रिवेन्यू का जो स्लोप है, मार्जिनल रिवेन्यू, वो आपके पास कैसा है? कांस्टेंट है। अगर मार्जिनल रिवेन्यू कांस्टेंट है तो टोटल रिवेन्यू का डायग्राम इस तरीके का। अगर मार्जिनल रेवेन्यू आपका डिक्रीजिंग होगा तो टोटल रेवेन्यू का डायग्राम इस शेप का बन जाएगा। तो यहां पर हमें टीआर का डायग्राम जो इम्परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के अंदर देखने को मिलता है वो इस तरीके का देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है? डिक्रीजिंग होता है। इसी तरीके से जब हम बजट लाइन को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं हम? बजट लाइन को। तो बजट लाइन के अंदर जो आपके पास डायग्राम मिलता है दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन, बिकॉज उसमें रेट ऑफ चेंज कैसी होती है? आपके कांस्टेंट होती है। मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज कैसी होती है? उसकी कांस्टेंट होती है। इसलिए क्या है, बजट लाइन क्या होती है? एक नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके की। देखिएगा आप, अभी आप पढ़ेंगे पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो आपको ये चीजें याद दिलाता रहूंगा मैं। अब दूसरी चीज आप देखिए कि अगर दो चीजों में पॉजिटिव रिलेशन है और आपकी रेट ऑफ चेंज आपकी इंक्रीजिंग है, जैसे कि हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी कैसी होती है? आपकी इस शेप की होती है। टोटल प्रोडक्ट कर्व इस शेप का होता है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है इनिशियल स्टेज में, इसलिए वो कर्व क्या है? इस शेप का हो जाता है, क्वासी कॉन्वेक्स। अब इसी तरीके से ये वाला डायग्राम हमें जब देखने को मिलेगा, ये हमारे क्या है, किस में देखने को मिलेगा? टोटल प्रोडक्शन में। ये हमें किस में मिलेगा? पीपीसी में ये डायग्राम देखने को मिलेगा हमें साहब। पीपीसी में हमें डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा? इस शेप का देखने को मिलेगा। देखिए ये शेप हमको कोस्ट वाले चैप्टर में तो हमको लगभग कई सारी लगभग हर तरीके की शेप देखने को मिल जाएंगी, लेकिन पीपीसी के अंदर क्या है? आपको पीपीसी कॉनकेव टू दी ओरिजिन होता है। कॉनकेव टू दी ओरिजिन होने के पीछे रीजन क्या होता है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में इनवर्स रिलेशन है, और इसका जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा होता है? इंक्रीजिंग होता है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है? इसका इंक्रीजिंग होता है, इसलिए पीपीसी कैसा होता है? कॉनकेव टू दी ओरिजिन होता है। बताइए आप लोगों को कितना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और उम्मीद करता हूँ हमने हमारी तरफ से अच्छी मेहनत की है, आपको अच्छा लगा होगा।
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर से स्टार्ट करेंगे पढ़ाना। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा।